अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मोहम्मद सुलेमान ने, शीतपाल, महाराष्ट्र, इंडिया से। वो कहते हैं कि आज मैं आपको अपनी बहन के साथ बीता हुआ वो सच्चा वाकया जिसने हम सबको इस तरह हिला कर रख दिया था और कितना टाइम तक हम सब बेइंतहा परेशान रहे, आप सोच भी नहीं सकते, आज आपके हवाले कर रहा हूं। आप इसको अपने लफ्जों में ढाल लीजिए। जैसे कि मोहम्मद सुलेमान उनका नाम है। वो कहते हैं, मुझसे छोटी 2 बहनें थीं और मुझसे बड़ी भी एक बहन। मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आया। अम्मी अबू ने उस रिश्ते को जैसे ही देखा, पीछे से जांच पड़ताल की, यूं वो रिश्ता पसंद कर लिया गया। मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन हमारा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, बस रूखी सूखी खा लेते थे। उस वक्त तक मैं भी अभी इस काबिल नहीं हुआ था कि वालिदैन का हाथ बटा सकूं, लेकिन जो रिश्ता आया था वो एक सरकारी मुलाजिम थे और उस वक्त सरकारी मुलाजिम को एक बेहतरीन रिश्ता समझा जाता था। वो रेलवे में मुलाजिम थे, एक कस्बे में रहते थे और उनका काम था वहां पे रेल की जो पटड़ी होती थी, जो ट्रैक होता था, उसको बदलना, गेट को बंद करना, इस तरह की उनकी ड्यूटी थी। जब वो लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए तो हमारे दूर दराज के ना ही कोई रिश्तेदार थे, ना ही मिलने जुलने वाले। किसी जानने वाले ने उनको इस रिश्ते के बारे में बताया था और वो भी हमारे घर इस अंदाज में आए थे कि लड़की को उन्होंने भी नहीं देखा था, वो देखना चाहते थे। आने का उन्होंने मकसद बयान किया और जब उन्होंने मेरी बहन अज़रा को देखा तो उन्होंने उसको पसंद कर लिया। और मेरे वालिदैन को जो पता लगा लड़का भी सरकारी मुलाजिम है, हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह आ जाती है, यूं ये शादी पक्की हो गई। लेकिन अगला मसला था कि वो हमसे बहुत दूर रहते थे। उनके गांव जाने के लिए एक ऐसी बस पे उन दिनों सवार होना पड़ता जो तकरीबन 5-6 घंटे की एक तवील मुसाफत के बाद उनके गांव पहुंचाती और उसके बाद भी कुछ पैदल चलना पड़ता, तब जाके आप उनके कस्बे में पहुंचते। यूं सादगी के साथ ये शादी तय पा गई। मेरी बहन दुल्हन बनकर डोली में सवार होकर पिया देश सुधार गई। अब शादी के बाद एक दावतों का सिलसिला होता है, उनके यहां भी ऐसा ही दावतों का सिलसिला चला और जो भी मेरी बहन को देखता ही रह जाता कि माशाअल्लाह क्या खूबसूरत दुल्हन ढूंढ कर लाए हैं। अज़रा बहुत ही मासूम और अपने काम से काम रखने वाली थी। उसकी कोई बहुत ज्यादा सहेलियां भी नहीं थी। शादी से पहले उसकी बस 1-2 ही सहेलियां थी जिसके साथ वो अपना वक्त गुजारती थी। माँ बाप ने उसको वो तमाम खाना पकाना और जो लड़कियों को उस दौर में सिखाया जाता था वो सारे काम उसको सिखा दिए थे। यूं वो जो दावतों का सिलसिला खत्म हुआ तो उसने तमाम घर को इस अंदाज में संभाल लिया कि घर के जितने भी काम काज होती वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। सास ससुर उससे बेइंतहा खुश थे। अब उनकी जिंदगी जो एक बिल्कुल खुशियों भरी थी और वो इस उम्मीद में थी मियां बीवी अज़रा और उनके शौहर अकबर कि अब उनके यहां जल्द एक खिलौना आ जाए। जो दादी दादा अक्सर फरमाइश करते थे, बस अब हमें खिलौना दे दो, इन बूढ़े हाथों में एक खिलौना, तुम्हारा बच्चा, जिसको हम दादा दादी ना सिर्फ खेल सकें बल्कि वो हमें अपनी
प्यारी सी जबान से दादा दादी बोले। उन्हीं दिनों अकबर भाई मेरी बहन अजरा को लेकर उनके एक दूर के रिश्तेदार जिन्होंने उनकी स्पेशल दावत की थी उनके यहां चले गए। ये गांव उनके गांव से काफी दूर था। जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने बहुत ज्यादा आवभगत की और इतना लंबा सफर तय करके गए थे तो उन्होंने फरमाइश की कि रात आप लोग यहीं रहेंगे, अगले दिन बेशक आप चले जाइएगा। अकबर भाई और फातिमा बहन उस गांव में पहुंच के उनकी आवभगत से, इज्जत से, प्यार से बहुत खुश थे। रात उन्होंने वहीं गुजारी। वो लोग सहन के अंदर चारपाइयां बिछाकर सो रहे थे। मेरी बहन भी एक चारपाई पे लेटी। सारा दिन की थकावट की वजह से वो थक गई थी कि रात का कौन सा पहर था, उसकी आंख खुल गई। उसने देखा उस घर की छत पर कोई औरत शायद जो लेटी हुई थी। वो सब घर वालों को तो नहीं जानती थी, इस गांव के अंदर वो पहली दफा गई थी। उस घर की छत पे जिसके सहन में वो सोए थे, कुछ लोग छतों पे भी सोते थे, तो वहां छत से उसने देखा कोई चारपाई बिछी है। उस चारपाई से कोई औरत उठकर बैठी है। अब वो पहली बात इस पे हैरान हुई कि मेरी आंख क्यों खुल गई, क्या हुआ, मैं क्यों जाग गई हूं। शायद थकावट की वजह से चारपाई पे लेटते ही नींद तो आ गई थी, लेकिन जब ये एहसास हुआ ये किसी और का घर है, हम अपने घर में नहीं हैं, किसी और के घर में हैं, तो शायद आंख खुल गई। इंसान को अपने बिस्तर पर बहुत गहरी नींद आती है और दूसरे के बिस्तर पर आंख खुल ही जाती है। उस सहन के अंदर वो लेटी ही थी कि उसके बिल्कुल सामने जो दो कमरे बने हुए थे, सर की बैक साइड पे तो 3-4 कमरे बने हुए थे, लेकिन पांव वाली साइड पे भी एक बड़ा सा सहन था। 2 कमरे बने हुए थे। उस कमरे की छत पे ही उसकी निगाह गई। चांद की रोशनी में देखा चारपाई पे कोई उठकर बैठा है। वो लेटी रही। जो भी उठकर बैठा था उसको नहीं देख सकता था क्योंकि वो सोई हुई थी, इतनी दूर से नजर तो नहीं आ सकता था कि उसकी आंखें खुली हैं। कि तभी उसने देखा वो जो उठकर बैठी है वो एक औरत है। उसके बाद वो औरत उस चारपाई से जैसे ही उठ के खड़ी हुई तो इस अंदाज में नीचे लेटी हुई अजरा को देखना शुरू हो गई कि पहले लगा अजरा को कि वैसे ही वो नीचे सबको सोया हुआ देख रही है कि सारे सहन में सो रहे हैं, लेकिन बाद में अजरा को महसूस हुआ उसके देखने का अंदाज ऐसे है जैसे वो टिकटिकी बांधे स्पेशली अजरा को देख रही हो। अजरा परेशान हुई कि मुझे इतना कैसे देख रही है घूर के, और इतनी दूर से तो इसको नजर भी नहीं आ सकता कि मैं जाग रही हूं, मैं तो कोई हरकत भी नहीं कर रही। अजरा ने अपनी आंखों को इस अंदाज में बंद कर लिया कि आंखें हल्की सी खुली रहें। अगर कोई आकर आपके सर पे भी खड़ा हो जाए तो आप इस अंदाज में आंखें बंद करके लेटे होते हैं कि हल्की सी आंख खुली होती है। आप तो देख सकते हैं अगला समझता है आप सो रहे हैं। इस अंदाज में वो भी अपनी हल्की सी आंख को खोल के, लेकिन फिर भी सामने खड़ी उस औरत को देख रही थी कि कौन है ये, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही है। कि उसने देखा वो औरत नीचे उतरी है, इस साइड पे बनी हुई कच्ची सीढ़ियों से नीचे उतरती उतरती बिल्कुल उसी की चारपाई की तरफ आ रही है। उसको शक गुजरा कि ये तो मेरी तरफ ही आ रही है, क्या देख रही है, मैं सो ही जाऊं, आंखें बंद कर लूं। और उस थोड़ी सी खुली हुई आंखों से उसने देखा वो चलती चलती बिल्कुल जब उसकी चारपाई के करीब पहुंची तो उसने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया कि उसको ये समझ ना आए कि मैं जाग रही हूं कि सो रही हूं। वो खातून जो भी थी बिल्कुल उसके पास आके खड़ी हुई और उसके बाद इस अंदाज में उसके कानों में आवाज आई जैसे कोई चलता हुआ दूर जा रहा हो, लेकिन वो फिर भी अपनी आंखें बंद किए लेटी रही। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली क्योंकि वो हैरान हो चुकी थी कि कोई किस तरह ऊपर से खड़े होकर उसको देखता रहा है और उसके बाद चलता हुआ उसके पास आ गया है। उसने देखा थोड़ी देर के बाद वो जा चुकी थी, लेकिन अब वो दोबारा उसी जगह पे मौजूद थी जहां से उसने उसको पहले देखा था। वो बिल्कुल ऊपर छत पर खड़ी थी चारपाई के साथ और अभी भी खड़ी उसको देख रही थी। वो हैरान हुई, क्या ये नीचे इसलिए उतरी थी कि मुझे देख सके?
हाँ, हो सकता है घर में कोई मेहमान आया हो, तो होता है बाज़-औक़ात कि मेहमान को देखने के लिए अगर आप रात को लेट आए हैं, आपकी मेहमान से मुलाकात नहीं हो सकी, तो आप खड़े होकर देख रहे हो। ऐसी बातें उसके दिमाग में चलना शुरू हुई, लेकिन वो फिर भी सो गई सोचते सोचते, क्योंकि उसने थोड़ी देर के बाद देखा वो दोबारा से अपनी चारपाई पे बैठी और उसके बाद लेट सी गई। यकीनन वो भी सो गई थी। यूं अजरा भी कुछ देर जागती रही, लेकिन उसके बाद अजरा भी सो गई। अगले दिन को 12-1 बजे जाना था। गांव में वॉशरूम तो बना हुआ घरों में नहीं होता, खेतों में जाना होता है। तो खवातीन इकट्ठी होकर, जिसमें अजरा भी शामिल थी, खेतों की तरफ गईं। हाजत से फारिग होकर वो जैसे ही आने लगी तो अजरा की निगाह पड़ी सामने दरख्त के पास। वही हुलिये वाली औरत खड़ी थी जिसको उसने कल रात को देखा था। बिल्कुल वही हुलिया था। एकदम से उसको वो रात वाली सूरत हाल याद आ गई कि मैंने किसी को छत पे इस तरह खड़े हुए देखा था, इसका हुलिया बिल्कुल वैसा है। तो अब उसने उसको गौर से देखा, ये कौन है? तो वो एक नौजवान लड़की थी, ना बहुत ज्यादा खूबसूरत, ना बहुत ज्यादा बदसूरत, तीखे नक्श वाली। आंखें तो दूर से ही चमकती हुई महसूस हो रही थीं, लेकिन कशिश थी उसके चेहरे के अंदर। वो खड़ी देख रही थी। उसके बाल खुले थे। ये हैरान कुन बात थी जो उसको रात भी महसूस हुई थी, इस वक्त भी उसके बाल खुले थे। गांव की लड़कियां बाल बांध के रखती थीं और सर पर दुपट्टा लेकर रखती थीं, लेकिन उसके सर पर दुपट्टा भी नहीं था, उसके बाल भी खुले थे। उस बालों की वजह से ही तो उसने पहचाना था कि ये वही रात वाली औरत है, लेकिन वो औरत नहीं, लड़की थी। ऐसे गुजरते हुए उसको देखती रही और साथ अपनी लड़की को मुखातिब किया। उसने कहा, हाँ क्या हुआ? ये कौन है लड़की? कौन सी? वो जो सामने दरख्त के पास खड़ी है। लड़की ने उस दरख्त की तरफ देखा और कहा, वहां तो कोई भी नहीं है। तो उसने जल्दी से मुड़ के दरख्त की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो बोली, यहां तो कोई नहीं है। हाँ, कोई होगी गांव की, यहां पे अक्सर सुबह सुबह गांव के और लोग भी आते हैं, तो इधर उधर हो गई होगी। अच्छा, फिर नजर आएगी तो बताऊंगा कौन सी है, कौन है। अब वो चलते हुए घर आ गए। टाइम हो गया रुखसती का, और यूं सब उनको गले मिल रहे थे कि दोबारा भी चक्कर लगाइएगा। बहुत आओ भगत की थी, उन्होंने काफी गिफ्ट वगैरह भी दिए और कहा, चलिए आपको छोड़ कर आते हैं। अब बस में सवार होना था और बस में सवार होकर फिर अपने गांव पहुंचना था। यूं अकबर और अजरा दोनों उनका शुक्रिया अदा करके बस स्टॉप पे पहुंच गए। उनको रुखसत किया गया और जब वो दोनों बैठ गए तो जो छोड़ने के लिए आए थे उन्होंने हाथ हिलाया और बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। गांव की उस कच्ची सड़क पे धूल सी उठ रही थी। वो सड़क जिस कच्चे रास्ते से गुजर रही थी तो पीछे मट्टी ही मट्टी थी, धूल ही धूल उड़ रही थी। और फिर भी वो दोनों जो अपनी सीटों पर बैठे थे, अकबर खिड़की से गर्दन निकाले उनको हाथ हिला रहा था। बस चलती रही, लेकिन शायद आज ही बस को खराब होना था। सफर तो कोई इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन शायद वीराने में ही दोनों तरफ खेत थे कि बस खराब सी हो गई। कंडक्टर और ड्राइवर नीचे उतरे, सारी परेशान हो गई सवारियां कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया, लगता है कोई मसला आ गया है, लेकिन कोई नहीं, हम इसको कर लेंगे। अब मसला यह था कि उस रास्ते से वो बस भी एक अकलौती ही बस थी जो वहां से जाती थी। ये उन दोनों की बात है जब बसें भी बहुत ज्यादा नहीं चलती थी। एक आती थी बस और एक जाती थी। तो बस को ठीक करते करते उन्होंने कहा, हाँ फॉल्ट तो जरा लंबा है लेकिन ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ घंटे लग जाएंगे। कुछ घंटों से मुराद वो यही समझे 1-2 घंटे, लेकिन वो 4-5 घंटे लग गए, यहां तक कि बस तो ठीक हो गई। अब मसला ये था, शाम होने लगी थी। जब बस वहां से चली है तो अंधेरा शुरू हो चुका था कि तभी अभी घुप अंधेरा भी नहीं हुआ था और अंधेरा फैलना भी शुरू हो गया था। ये वो लम्हा होता है जब सूरज तो मुकम्मल गरूब हो चुका होता है, लेकिन रात की काली चादर जो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैलाती है, वो हर तरफ अपने अंधेरे को
इस तरह और काले से काला करती जा रही होती है कि दरो दीवार, छत, मकान, घर, कमरे, जमीनें, दरख्त सब उसके काले स्याह साए में डूबते जाते हैं। उसी लम्हे उसकी निगाह एक सामने दरख्त पे पड़ी जहां बस की स्पीड अब आहिस्ता हो चुकी थी। यह रास्ता इस अंदाज में था कि बहुत ज्यादा धक्के लग रहे थे, तो ड्राइवर ने बस को थोड़ा सा आहिस्ता कर लिया था कि उसकी निगाह सामने दरख्त पे पड़ी। कि क्या देखती है, हैरान हो के वही लड़की जिसके बाल खुले थे, जिसको उसने उस घर की छत पे देखा था, वो सामने खड़ी है। वो हैरान हो गई, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो उस घर में रहती थी, यहां कैसे आ गई? उसने उसे जैसे ही देखा तो वो लड़की तेजी से इस तरह भागती हुई आगे आई जैसे वो बिल्कुल उस बस के पास आना चाहती हो। वो खिड़की के पास बैठी थी, उसका शौहर अकबर बिल्कुल उसके पास बैठा था। उसने जैसे ही उसको अपनी तरफ भागते हुए देखा, थोड़ी सी और पीछे की तरफ हो गई, जैसे डर से गई हो, ये क्या कर रही है, मेरी तरफ क्यों आ रही है? कि बस अब चलती जा रही थी और उसने देखा वो भागती हुई पीछे आ रही है। धूल मट्टी उसके मुंह पे पड़ रही है, उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। बिल्कुल वही लड़की, वही खुले बाल, वही लिबास पहना हुआ जिसको उसने दरख्त के नीचे देखा, फिर भागते हुए देखा, और फिर यहां तक कि बस के पीछे भी भागते हुए देखा। वो उनके पीछे भागती हुई आ रही थी। वो डर सी गई। अब उसको लगा कि क्या है ये। तभी अपने साथ बैठे हुए शौहर को उसने मुखातिब किया। अकबर ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा देखो पीछे ये कौन भाग रहा है हमारे। अकबर ने खिड़की से गर्दन निकाल के पीछे की तरफ देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने कहा तो पीछे तो कोई भी नहीं है। उसने कहा है, हटो। अजरा ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली, देखा तो अभी भी पीछे भागती हुई आ रही थी। उसके चेहरे पे खौफ सा सवार हो गया। बोली वो तो अभी भी भागती हुई आ रही है पीछे, बस कितना आगे आ गई है, वो फिर भी हमारे पीछे भागती हुई आ रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे लगता है अजरा तुम्हारा वहम है, पीछे तो कोई नहीं है। अकबर पीछे कोई आ रहा है, वो भागती हुई आ रही है। अच्छा हटो हटो, मुझे देखने दो। अकबर ने इस दफा बहुत गौर से देखने की कोशिश की तो उसे कोई नजर आया भागता हुआ। वाकई कोई लड़की थी जो भागती हुई नजर आ रही थी। अरे हाँ हाँ, कोई लड़की है, पता नहीं पागल सी है, पीछे भाग सी रही है। हाँ हाँ नजर आ गई। हाँ क्या हुआ इस लड़की को? अकबर आपको भी ये नजर आ गई? हाँ हाँ एक लड़की है, नजर आ गई। पहले मट्टी इतनी उड़ रही है, पीछे कच्ची सड़क है, नजर नहीं है, अब नजर आ गई। लेकिन इसमें ऐसी हैरत की बात क्या है? उसने कहा अकबर मैंने इस लड़की को रात को सोए हुए छत पे देखा था। छत पे? क्या मतलब है अजरा तुम्हारा? तो उसने बता दिया कि कैसे मैं सोई हुई थी और ऐसे छत पे मैंने खड़े हुए देखा था और ये नीचे उतर के आई थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी, बाद में मैंने इसको दोबारा ऊपर खड़े हुए देखा था और ये सो गई थी। अरे बाबा, रात के अंधेरे में अजरा, तुम्हें कैसे यकीन है ये वही लड़की है? रात के घूप अंधेरे में, चांदनी रात में तुम्हारी आंखें इतनी चमकती हैं कि तुमने उसको पहचान लिया ये वही लड़की है? भाई ये कोई और होगी। नहीं अकबर, मैंने जब हम लोग हाजत के लिए लड़कियां सुबह बाहर गई थी खेतों में, मैंने उस वक्त भी देखा था। मैंने इसको इसके बालों से पहचाना था, इसके बाल खुले हुए थे, इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। और मैंने लड़की से पूछने की कोशिश की थी लेकिन ये चली गई थी। और अब इतना आगे आके मैंने इसको दरख्त के पीछे, दरख्त के आगे खड़े हुए देखा है और जैसे ही मैं इसकी तरफ देख रही थी ये भागती हुई बस के पीछे भागना शुरू हो गई। तभी तो मैंने आपको मुखातिब किया, ये कैसे हो सकता है? अकबर ने एक कहका लगाया और कहा क्या हो गया है अजरा? अरे खुले बालों वाली लड़की तो कहीं भी हो सकती है। हाँ हमारे यही रिवाज है कि लड़कियां बाल को दुपट्टे में ढांप के रखती हैं, लेकिन भाई जमाना बदल रहा है। अक्सर ऐसे देखने को मिल जाता है कि लड़कियों ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया होता, बाल खोले होते हैं, बाल खुले छोड़े होते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसा होता है। तो इस बात पे ये कहना कि खुले बालों वाली सिर्फ वहां थी और वही खुले बाली वाली यहां आ गई है, भाई खुले बालों वाली तो कोई भी हो सकती है। तुम भी ना बस ऐसे छोटी छोटी बातों पे। वो खामोश हो गई।
उसके जहन में आया, हाँ हो सकता है मेरी देखने में गलती हुई हो, जरूरी तो नहीं है खुले बालों वाली वही हो और यही हो। अकबर ने बात तो ठीक की थी। वो लोग घर पहुंच गए और थके हुए थे, लेट पहुंचे, सो गए। 3-4 दिन इस बात को वो भी भूल गई, ये काम सी बात थी। ये तकरीबन कोई 5वां या 6ठा दिन था। उनका पालतू कुत्ता घर का रात के अंदर जो सोया हुआ था, वो पहरेदारी भी करता था, सो भी जाता था। उनको एक डर नहीं होता था कोई चोर वगैरह का, जिसके लिए उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का कुत्ता पाल रखा था, क्योंकि उनके घर में जानवर वगैरह भी थे। कुत्ता जोर जोर से भौंकना शुरू हो गया कि घर के सहन में लेटे हुए लोग आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो गए। यकीनन कुत्ते के भौंकने का मतलब था घर के अंदर कोई चोर घुस आया है। किसी ऐसी चोर को, इंसान को उसने देख लिया जिसकी वजह से वह जोर जोर से भौंक रहा है। अब घर वाले भी एकदम से उठ गए, एक हिफाजती तौर पे डंडे सोटे या जो भी हथियार उनके पास था वो उठाना शुरू हो गए कि लगता है कोई चोर आया है, क्योंकि कुत्ता घर के कमरे की बनी हुई छत की तरफ देख के बार बार भौंके जा रहा था। यूं आवाजें देते हुए, ललकारते हुए कि अगर चोर है, घर के लोग भी जाग चुके हैं, अब रुका तो नहीं होगा, भाग गया होगा, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए वो घर के उस कमरे की छत पे चढ़ गए। वहां जाके ऊपर देखा, इधर उधर देखा, कहीं पे कोई निशान नहीं था। अगर कहीं चोर भी था तो वो छुप गया था या भाग गया था। बड़ी मुश्किलों से इधर उधर ढूंढ के मुश्किलों से कुत्ते को चुप कराया गया। वो चुप कराने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो समझ गए थे कि यकीनन किसी अननोन शख्स को उसने देख लिया, इसलिए वो भौंके जा रहा है। खैर, उसको चुप करा दिया गया और कुत्ता चुप कर गया। लेकिन उस रात वो अलर्ट हो गए कि कुत्ते ने बचा लिया, वरना आज चोरी हो जाती। 2 रातें फिर खैरियत से गुजर गईं। तीसरी रात थी कि फिर से कुत्ते ने उसी तरह भौंकना शुरू कर दिया। उसी छत की तरफ देख के, जो कमरे की छत थी, कुत्ता जोर जोर से भौंके जा रहा था, डरता और फिर भौंकता, डरता और फिर भौंकता। परेशान हो गए, क्या हो गया कुत्ते को? क्या आज 2 दिन के बाद फिर से चोर आ गए? चोर आते भी हैं तो वो तो पता जब लग जाए, घर वाले जाग गए, 3-4 दिन या हफ्ता 10 दिन के बाद ही आएंगे, एकदम कैसे अगले दिन आ सकते हैं? लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे, एहतियातन वो उठे और ऊपर छत पे चक्कर लगाया, इर्द गिर्द घर के चक्कर लगाया, कहीं पे चोर नहीं था। वो हैरान हुए कि क्या हुआ है, चोर कोई फिर से आ गया है या कुत्ता इस तरह क्यों कर रहा है? लेकिन किसी बात का कोई हल ना निकल सका। अगले दिन अकबर कुत्ते को लेकर घर के बाहर पीछे बना हुआ एक दरख्तों का जो झुंड सा था उसकी तरफ जा रहा था कि एक तरफ कुत्ते ने देख के जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अकबर हैरान हुआ कि किसको देख के भौंक रहा है, यहां तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। उसने कुत्ते को आवाज भी दी, पुचकार भी दिया, आवाज दे जिस तरह पुचकारते हैं, लेकिन कुत्ता भौंके जा रहा। वो हैरान हुआ, भाई क्या हो गया इसके साथ? वो आगे बढ़ के उसने भी देखा, उस जगह पे उसको कुछ नहीं नजर आया। कुत्ता एक अजीब सी हरकत कर रहा था। वो आगे होके भौंकता और फिर एकदम से डर के पीछे हट जाता और उसकी आवाज मुंह से इस तरह निकलती जैसे वो खौफजदा हो गया हो। परेशान हुआ कि क्या माजरा है। कुछ देर वो इसी तरह कुत्ते को आगे बढ़ते हुए, फिर से देखते हुए, तब उसने देखा कुत्ता एकदम से छलांग मार के पीछे आके गिरा और डर गया, जैसे सहम गया हो। अरे भाई क्या हो गया है इसको? वो अपने आप से बुड़बुड़ाया और कुत्ते को प्यार करना शुरू हो गया कि मैं हूं भाई, क्यों डर रहा है? और वो जिस काम से जा रहा था उस काम को छोड़ के वापस घर आ गया। घर वालों ने पूछा काम हो गया? कह रहा नहीं यार, ये डर गया था, पता नहीं भौंके जा रहा था, इसको क्या हो गया समझ नहीं आ रही। रात के टाइम अभी घर वाले जाग रहे थे। रात के 8 होने वाले थे। तकरीबन सब खाना वगैरह खा चुके थे, बर्तन वगैरह रखे जा रहे थे कि अकबर की मां कमरे के अंदर कोई चीज लेने के लिए गई। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो उसी लम्हे उसने आवाज को क्लियर सुन लिया कि उस कमरे की छत पे कोई मौजूद है। और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो तेज तेज दौड़ रहा है, कभी भागता हुआ आता है और कभी भागता हुआ चला जाता है। वो एकदम से परेशान होगी कि कौन है, कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है जो कमरे की छत पे चली गई है। बाहर निकली
बेटे को आवाज दी, अकबर देख ऊपर कौन है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, क्या है? कोई तेज तेज दौड़ रहा है छत के ऊपर। कौन चढ़ गया इस वक्त? कुत्ता उससे पहले ही मुसलसल भौंके जा रहा था। जैसे ही अकबर की मां ने वो आवाज को सुना था, ऊपर दौड़ने की आवाज को, कुत्ता बाहर से भौंकना शुरू हो गया। कुत्ता मुसलसल भौंके जा रहा था कि तभी अकबर ने कहा, मां मैं देखता हूं, अब कुत्ता अभी तक भौंके जा रहा है और मां को अभी तक आवाज आ रही है कि बिल्ली है, कुत्ता है, इंसान है, अभी तक छत पे मौजूद है। अकबर ऊपर चढ़ा, उसने कहा, मां ऊपर तो कोई नहीं है। मां कह रही है, कैसे कह रहा है ऊपर कोई नहीं है, मुझे अभी भी नीचे आवाज आ रही है, कोई भाग रहा है। अब अकबर उसी छत पे तो नहीं खड़ा था, लेकिन ऊपर चढ़ के उसने ये देख लिया था छत पे ना कोई कुत्ता है ना कोई बिल्ली है। उसने कहा, मां कोई नहीं है नीचे। उसने कहा, अभी तक आवाज आ रही है, कोई छत पे चल रहा है, भाग रहा है। अकबर भी हैरान हुआ इस बात पे। वो छत के ऊपर चला गया। जब छत के ऊपर गया तो मां ने कहा, अब चलने की आवाज नहीं आ रही। उसने कहा, अब तो मैं चल रहा हूं, आवाज क्यों बंद हो गई है? लेकिन कुत्ता मुसलसल जो भौंके जा रहा था, अकबर जैसे ही छत पे गया, कुत्ता खामोश हो गया। अब किसी को समझ ना आया माजरा है क्या। उस रात सब अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। रात काली चादर ओढ़े, हर तरफ खामोशी, अंधेरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरती जा रही थी। उस गांव के लोग अपने अपने बिस्तर में नींद के मजे ले रहे थे और अकबर के घर में जहां सारे अपने बिस्तरों पर सोए हुए थे, वहीं अजरा की आंख खुल गई। अजरा ने जैसे ही छत की तरफ देखा तो हैरान हो गई और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। जैसे ही उसके मुंह से एक चीख निकली, घर के फर्द भी आहिस्ता आहिस्ता सारे जाग गए। शौहर भी भाग के अजरा के पास पहुंचा। क्या हुआ? तो उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और वो मुसलसल ऊपर छत की तरफ देख रही थी। शौहर ने ऊपर छत की तरफ देखा, जहां पे कुछ भी उसको नजर ना आया, तो उसने अजरा से पूछा, अजरा क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? तो अजरा के मुंह से आवाज तक ना निकल पाई। जल्दी से बाकी घर वाले भी अजरा के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। कोई पानी भर के ला रहा है, कोई उसको हौसला दे रहा है। अजरा इस अंदाज में खौफजदा हुई, टिकटिकी बांधे ऊपर की तरफ देख रही है, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। बड़ी मुश्किलों से उसको होश में लाया गया, जैसे उसको झंझोड़ा गया हो कि होश में आओ, क्या हो गया है। वो जैसे होश में आई, बेइंतहा कांपना शुरू हो गई। घर के सारे मकीन उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, उसको हौसला दे रहे कि इस काबिल हो सके वो बता सकें। तभी उसने बताया, अकबर मैंने उसी औरत को देखा है। क्या? किस औरत को? किसकी बात कर रही हो? अकबर उसी औरत की जो हमारी बस के पीछे भाग रही थी, उसी औरत की जिसको मैंने रात को छत पे खड़े हुए देखा था, जो चलती हुई मेरे पास आई थी, जो वही थी। सुबह लड़कियों के साथ जाते हुए भी मैंने उस खुले बालों वाली लड़की को देखा था। क्या 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 देखा है तुमने? अकबर पता नहीं, मेरी आंख खुल गई, मैं सोई हुई थी। बस जैसे ही मेरी आंख खुली है तो मैं हैरान हुई हूं कि मेरी आंख क्यों खुली है, कि एकदम से मुझे महसूस हुआ है कि कुछ गड़बड़ है। मैंने ऐसे अपनी गर्दन को घुमाया है और गर्दन को घुमा के जब सामने उधर पीछे की तरफ देखा है तो मैं चौंक गई हूं। वही औरत, वही लिबास, वो लड़की, वही लिबास, और उसके बाल खुले हुए थे। और हैरत की बात यह है, उस छत के ऊपर अंधेरा था, लेकिन एक रोशनी, सफेद सी रोशनी जैसे उसके चेहरे पे डाली गई हो। यानी जैसे आजकल स्पॉटलाइट बना के कोई अंधेरे के अंदर चल रहा हो, मूवीज में या ड्रामे में दिखाते हैं, कोई चल रहा हो तो एक लाइट सी उसके ऊपर डाली जाती है, जहां जहां वो चलता है वहां वहां लाइट होती है। तो इस तरह की एक, जैसे कह रही है, लाइट सी हो जो स्पेशल उस पर डाली गई हो, और उस लाइट में वो क्लियर नजर आ रही थी।
और सबसे हैरत की बात कि इस वक्त हवा नहीं चल रही, कोई आंधी तूफान नहीं आया हुआ, लेकिन उसके बाल इतने जोर जोर से खुले हुए बाल पीछे की तरफ लहरा रहे थे जैसे कोई शदीद आंधी में तेज हवा में खड़ा हो जाए तो जितनी तेजी से बाल लहराते हैं खुले बाल, वैसे ही उसके बाल लहरा रहे थे। और जो रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी उसकी वजह से तो उसके बाल और ज़्यादा चमकते हुए लहलहाते हुए नज़र आ रहे थे। और वो खड़ी मुझे देख रही थी, बिल्कुल उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था। और मैंने उसे जैसे ही देखा मेरे मुंह से चीख निकल गई। और उसी वक्त घर के एक फर्द की आवाज़ आई, ओ ये देखो, कुत्ता कुत्ता। सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो क्या देखते हैं, कुत्ता जमीन पर मरा पड़ा है। वो जो अजरा को संभालने में लगे थे, अकबर उसकी सास उसके पास रहे, बाकी लोग कुत्ते के पास गए और ये देख के हैरान रह गए, कुत्ता मर चुका था। वो कुत्ता जिसको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़ा था। और मुर्दा हालत में भी ऐसे कि जिसकी वजह से घर वालों की बकायदा चीख निकल गई। कुत्ते की तरफ ध्यान क्यों गया कि उसको देख के तो सब ही बेइंतहा डर गए। कुत्ता अगर जमीन पे सो रहा हो तो जिस तरफ उसकी टांगें होती हैं उसी तरफ ही वो मुंह करके सो रहा होता है, यानी जिस तरफ टांगों का रुख होता है उसी तरफ ही मुंह का रुख होता है। किसी ने उसके मुंह को इतना घुमा दिया था कि टांगों का रुख और तरफ था और चेहरा उसका दूसरी तरफ घूमा हुआ था। इसका मतलब था कुत्ता तो इतनी गर्दन सोए हुए घुमा ही नहीं सकता। किसी ने उसकी गर्दन को इतना तोड़ के घुमा दिया था कि गर्दन एक तरफ घूमी हुई थी, टांगें दूसरी तरफ घूमी हुई थी। मुखालिफ सिमत में गर्दन और मुखालिफ सिमत में टांगें। तभी तो वो चौंका और उसने कहा कुत्ता कुत्ता, और साहब कुत्ते की तरफ देख के मुतवज्जो हुए। जिसकी गर्दन ही इतनी मुड़ चुकी थी उसको क्या चेक करना, वो कैसे जिंदा हो सकता था। लेकिन जिस औरत को अजरा ने देखा था अभी वो मामला हल नहीं हुआ था, उधर कुत्ता भी मर चुका था। मामला उनकी समझ में आ गया कि मामला वाकई कोई गड़बड़ है। जो कुत्ता देख के मुसलसल भौंकता था और माँ नीचे खड़ी होकर कह रही थी ऊपर अभी भी कोई छत पे भाग रहा है, लेकिन छत पे कोई भी नहीं था। बेटा अकबर कह रहा था माँ यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और अकबर को वो वाकया भी याद आ गया जब वो भागती हुई गाड़ी के पीछे आ रही थी। उसने कहा था खुले बालों वाली तो कोई भी भाग सकती है। लेकिन ये सारी बातें अब अकबर को समझ आ रही थी, मामला खौफनाक है। अब उसको हौसला दिया गया, हौसला देकर उसको सुला दिया गया। सब अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन शायद आज नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। कुत्ते का उस वक्त वो क्या करते, सुबह ही जो कुछ करना था उठा के उस बेचारे को फेंकना था। लेकिन जो अजरा के साथ हुआ था उसने सबको परेशान कर दिया। जैसे कैसे करके सुबह तो हो गई, सुबह तो हो गई, लेकिन उस घर में एक तब्दीली आ चुकी थी जो अभी तक किसी को महसूस नहीं हुई थी। अजरा अपने बिस्तर पर लेटी रही। सास ने भी यही कहा, रात की वजह से तबीयत इसकी ठीक नहीं है, डर गई है, सहमी हुई है, इसको सोने ही दो, अभी इसको मत जगाओ। लेकिन वो जाग गई, अपने बिस्तर से उठी नहीं। अभी तक उसके चेहरे से नजर आता था वो डरी हुई है, सहमी हुई है, नॉर्मल नहीं है। सास ने जिम्मेदारी ले ली नाश्ता बनाने की, वरना अजरा बनाती थी। नाश्ता बना लिया गया। अजरा अमूमन जो 2 रोटियां खाती थी, कभी बहुत ज्यादा भूख लगे तो 3 रोटियां खा लेती थी। सास ने उसके लिए 2 रोटियां पकाई। लेकिन अजरा को जैसे ही 2 रोटियां दी गईं, अजरा ने अपनी खाने को खत्म किया और अपने बिस्तर से उठी। सास समझी तबीयत बेहतर होगी खाना खाने के बाद, लेकिन वो चलती हुई सीधी सास के पास आई और सामने आकर बैठ गई। उसके बाद वो बर्तन जिसमें मजीद रोटियां पकाई जा चुकी थी, पराठे पकाए जा चुके थे, उसने उस बर्तन को खोला। वो जो एक खजूर के पत्तों का एक मखसूस किस्म का एक बर्तन सा बना होता है देहात के अंदर, उसको उसने कटोरी को, बर्तन को जो भी था खोला और उसके अंदर से रोटियां निकाली और खानी शुरू कर दी। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं रोटी जब वो खा गई तो सास जो सामने बैठी थी वो घबरा गई। अजरा, अजरा,
अजरा को कहां होश था, वो तो रोटी खाने में लगी हुई थी कि सास ने आवाज दे कि सब घर वालों को जमा कर लिया। जब वो सारे जमा हो गए तो उन्होंने कहा देखो, अजरा की तरफ इशारा किया। अजरा थी कि रोटियां खाई जा रही थी। वो अंदर जितनी रोटियां थीं, जो 10 के करीब थीं, वो सारी खा चुकी थीं और सास की तरफ बैठी इस तरह घूर रही थी जैसे कह रही हो मजीद रोटी दो। सास भी परेशान, ससुर परेशान, सारे परेशान कि ये क्या हो गया है। उसके बाद वो कुछ देर वहीं बैठी रही। उसके बाद अपनी जगह से उठ के खड़ी हुई, चलती हुई गई और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। आंखें उसने बंद कर ली। किसी के अंदर ऐसी जुर्रत नहीं हो रही थी कि कोई चल के अजरा के पास जा चुके। सारे सहम गए थे, लेकिन शौहर फिर भी डरते डरते अपनी बीवी के करीब चला गया और उसे कहा, अजरा, अजरा, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। अजरा ने यह कहा और करवट लेकर सो गई। अब वो सारे परेशान कि ये क्या माजरा है। 2-3 घंटे गुजर गए। उसके बाद अजरा जब उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसका बात करना, सबसे मिलना ऐसा था जैसे कोई बात ही नहीं है। वो उससे पूछना भी नहीं चाहते थे कि सुबह क्या हुआ था, तुम इतनी रोटियां खा गई। और वो भी बिल्कुल नॉर्मल फील करा रही थी, तो इसलिए सारे चुप कर गए। लेकिन जैसे ही रात हुई, फिर से वही तमाशा कि वो 14 रोटियां खा गई। जब 14 रोटियां खा गई, वो परेशान हो गए। फौरी तौर पे घर इतला पहुंचाई गई अजरा के कि उसके मां बाप को बता दिया जाए ये मामला हो रहा है, आपके नोटिस में भी हो, हम इसका कोई ना कोई हल करते हैं। तो उनके भाई और अजरा की मां, भाई से मुराद मोहम्मद सुलेमान कहते हैं, मैं और अम्मी हम फौरी तौर पे रवाना हो गए। और हम जब गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। हमें सारी सूरत हाल बता दी गई कि ये माजरा है और इस तरह हुआ है। हम खुद परेशान हैं कि ये क्या है। उसी रात 8 बजे के करीब सबने खाना खाना था। कोई 7:30 का टाइम होगा कि घर की छत के ऊपर एक परिंदा आकर बैठा, जो अजीब सी आवाज में बोले जा रहा था। ना वो चिड़िया थी, ना वो कौवा था, दरमियाने साइज का। यानी कौवा बहुत बड़ा होता है, चिड़िया बहुत छोटी होती है, दरमियाना कबूतर के साइज का कह लीजिए। एक परिंदा सा था, ऊपर आकर बैठा और बोली जा रहा है अजीब सी आवाज में। सलमान कहते हैं, मैं उसी कमरे को ही देख रहा था कि जब मुझे उस परिंदे की बोलने की आवाज आई, मैंने कहा अकबर भाई ये क्या है, कौन परिंदा, ये कौन सा परिंदा है यहां पे, मैंने पहले नहीं सुना। वो कहते हैं यार ये तो आवाज मैं भी पहली दफा सुन रहा हूं, इससे पहले मैंने भी इस तरह की आवाज नहीं सुनी, इस तरह की किसी परिंदे की आवाज। सलमान बोला मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने कहा शायद देहात में इस तरह के परिंदे होते हैं, शहरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा अजीब सा है। उन्होंने कहा हां ये हमारे लिए भी बड़ा अजीब सा है। वो परिंदा तकरीबन आधा घंटा बोलता रहा, उसके बाद गायब हो गया। अब घर वाले जहां खाना खाने के लिए तैयार थे, मेहमान आए हुए थे, अजरा की मां और उसका भाई सुलेमान आए हुए थे, उनके सामने भी खाना रखा गया और अजरा के लिए एहतियातन ज्यादा रोटियां पका दी गई थीं। जैसे ही अजरा के सामने रोटियां रखी गईं तो मां ने भी और भाई ने भी देखा, दिन सारा वो बिल्कुल नॉर्मल थी, वो बिल्कुल, लेकिन जैसे ही खाने का टाइम होता था वो एक अजीब सी हो जाती थी कि चुप करके बैठती, किसी से बात ना करती, किसी सवाल का जवाब ना देती, चुप करके बस रोटी उठाती और खाना शुरू कर देती और खाती जाती। 2 रोटियां खाने वाली, बहुत भूख में 3 रोटियां खाने वाली 12-14 रोटियां खा जाए, तो हैरान कौन बात थी। मां ने भी नोट किया, वो बैठी और खाती गई। मां अपनी बेटी से मुखातिब थी, जिसको मिली थी। जब मां घर में आई तो बेटी मिलके खुश हुई, अम्मा आप आ गई, बताया नहीं आप आ रही हैं। ऐसा फील हुआ जैसे बेटी को किसी चीज़ की कोई खबर ही नहीं। मां भी हैरान हुई कि इमरजेंसी में मुझे बुलाया गया है, बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, हुआ क्या है। तो साइड पर बिठा कर जब उनको बताया गया, फिलहाल ये है कि जैसे ही रात और सुबह होती है वो खाने के लिए बैठती है तो फिर खाती ही जाती है, और उससे पहले वाले सारे हालात भी अजरा की मां को बता दिए गए। और जब रात को खाने का टाइम हुआ तो अजरा ने वैसे ही किया, जो खाने के लिए बैठी खाती ही गई। 13-14 रोटियां खा गई। लेकिन मां के सामने बैठे हुए ही उसने एक जुमला बोला,
और जब वो उस दिन बोली है तो घर वाले भी हैरान रह गए। उससे पहले वो बोलती नहीं थी, चुप करके रोटी खाती थी। आज वो पहली दफा बोली है तो उसके अंदर एक और लड़की की आवाज आई है, एक और लड़की की आवाज में वो बोली है, एक खास उनकी पंजाबी जुबान में, मैनू होर भुख लगी जे, होर दियो। और वो लहजा, एक्सेंट और वो जो जबान, वो कहते हैं ये हमारी जुबान नहीं थी, ये लहजा और इस तरह की जो लफ्ज बोलते हैं ये हम नहीं बोलते इस तरह के। यानी उस लहजे में उसको कहा गया कि मुझे और भूख लगी है, मुझे और रोटी दो। घर वाले जो पहले ही परेशान थे कि ये माजरा है क्या, उन्होंने मजीद 2 रोटियां ही बच गई थी, वो उठा के उसके सामने रख दी और वो भी वो खा गई। उसके बाद उठी और चलती हुई सीधा अपने बिस्तर पर चली गई। मां और भाई सुलेमान दोनों परेशान कि ये क्या माजरा है। अब वो तो बिस्तर पर सो रही है, घर सारा परेशान है कि इसका क्या किया जाए। ये तो मामला बहुत खराब हो चुका है। एक इंसान तो इतना रोटी नहीं खा सकता, लेकिन जिस लड़की को देखती आई है, कुत्ता जिस तरीके मरा है, कुत्ते को जिस तरीके आपने फेंका है, और फिर अकबर ने भी घर वालों को बता दिया कि हाँ कुत्ते ने ये मुझे अब भी है उसका याद आ रहा है। दरख्तों के पास भी वो इसी तरह भौंकता था, डर जाता था, भौंकता था, डर जाता था। एंड में डर के मेरे पास आ गया था और मैं उसको लेकर घर आ गया था। मामला तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो चाहते थे उसका इलाज करवाएं, लेकिन अजरा की मां के सामने ही। अगले ही दिन अकबर, उसका ससुर अजरा का यानी अकबर का वालिद, घर से बाहर गए कि हम किसी ऐसे इल्म वाले को लेकर आते हैं जो देख सके, पढ़ाई कर सके, मामला हमारे घर के अंदर माजरा है क्या। वो लोग चले गए। अजरा अपने कमरे में लेटी हुई थी। दरवाजे पर शाम का टाइम दस्तक हुई। अभी तक वो लोग आए नहीं थे। जैसे ही शाम के टाइम दस्तक हुई, सुफियान चलता हुआ दरवाजे पे गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, जी बोलिए। उस बूढ़ी औरत ने अजरा के ससुर का नाम लिया। उन्होंने कहा, वो तो बाहर गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। कहां गए हैं? वो तो किसी काम से गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। आप आइए, अंदर आइए। नहीं, मुझे उन्हीं से ही मिलना था। जब वो आएंगे तो अकबर कहां है? अकबर वो भी उन्हीं के साथ गया हुआ है। वो दोनों इकट्ठे गए हैं, वो बस आने ही वाले होंगे। आप, उस बूढ़ी ने अपना एक नाम बताया। उसने कहा, मेरा नाम सकीना है। ये फर्जी नाम है। उन्होंने कहा था, ये नाम फर्जी बताइएगा। मेरा नाम सकीना है, मैं फिर आऊंगी। आप यहीं कहीं रहती हैं? तो बोली, हां, वो जो सामने घर नजर आ रहे हैं ना, उसका वो जो दूसरा घर है वो मेरा घर है। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। वो चली गई। अकबर और अकबर का वालिद आज नाकाम लौटे थे, जिसको बुलाने के लिए गए थे। आज तो वो नहीं मिल सके थे। ये कहा गया था कल आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। वो अपने उस कुटिया में या जो भी उनकी जगह थी बैठने की, वहां पे मौजूद नहीं थे। सुफियान मुंतजिर था और जब वो आ गए तो सुफियान ने कहा, आपका पूछने के लिए एक कोई बूढ़ी औरत आई थी। अकबर के बाप को कहा, पहले उसने आपका पूछा और मैंने बताया वो बाहर गए हैं, तो कहा अकबर कहां है? तो मैंने उनको अकबर का बताया कि वो भी साथ गए हैं, तो आप अंदर आ जाएं। तो कहती है, नहीं, मुझे अंदर नहीं आना, उन्हीं से ही मिलना है। अच्छा, बताया कौन थी, कहां से आई? हां, सकीना नाम है उसका। वो बता रही थी वो जो सामने घर बने हुए हैं ना, उसके साथ वो जो दूसरा घर है, कहती है वो मेरा घर है। तो दोनों बाप बेटा चौंक गए। एकदम से उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। कहते हैं,
क्या तुम्हें याद है उसने नाम क्या बताया था? हां, सकीना बताया था। और उसका हुलिया कैसा था? बूढ़ी सी औरत थी। उसने नाक में कोका सा बड़ा सा पहना हुआ था और उसके बाजू में इस तरह की चूड़ियां थीं, इस तरह का दुपट्टा, ऐसे नाक। उसने जो हुलिया बताया तो वो दोनों और अजीब से हो गए। उनके चेहरे पे खौफ सा आ गया। तो सुलेमान बोला, सब खैरियत है? क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? तो उन्होंने मजीद नक्शा बताया, ऐसे 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 ऐसे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही यही औरत आई थी। उन्होंने कहा, नहीं सुलेमान, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, वो नहीं हो सकती। अरे नहीं, वही थी, आपका ही पूछ रही थी, मुझे गलत फहमी नहीं है, जो मैं हुलिया बता रहा हूं वही है। तभी उन्होंने बताया, उसको तो मरे हुए 2 महीने हो गए हैं। जिसको तुम बात कर रहे हो सकीना, वो जो सामने वाले दूसरा घर है जिसमें रहती थी, उसको मरे हुए 2 महीने हो गए हैं। और तुम कह रहे हो वो बाहर आई है, ये कैसे हो सकता है? अब सुलेमान भी हक्का बक्का, भाई अगर वो 2 महीने पहले मर चुकी है, मैंने किसको देखा है? वो कह रहा है, मैंने तो एक बूढ़ी को देखा है। हाँ, वो दरवाजा उसने खटखटाया, मैंने तो अंदर आने को भी कहा, लेकिन वो फिर चली गई। अब वो रात सबके लिए एक भारी रात थी, क्योंकि वो तो अपनी 14-15 रोटियां खा के सो गई थी। लेकिन आज फिर एक चीज उनको नजर आई। वही परिंदा खाने के टाइम से थोड़ी ही देर पहले छत पर आकर बैठ जाता, बोलता, और जैसे ही खाने का टाइम होता वो खामोश हो जाता, और उसके बाद वो खाना खाने शुरू कर देते। सुलेमान ने आज अकबर से कहा, अकबर भाई, मुझे तो इस परिंदे पे भी हैरत हो रही है। ये खाने से पहले आता है, बोलता है, और उसके बाद चुप सा हो जाता है। कहीं ये तो कुछ नहीं है? अकबर बोला, इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्या है। रात वो अपने बिस्तर पर सो गए। उस रात घर में कुछ भी ना हुआ, और जब सब उठे, सबको जिंदा सलामत देखा, कोई परेशानी वाली बात नहीं देखी, तो सब खुश हो गए कि चलो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक खबर उनकी मुंतजर थी। वही घर जो उस सकीना ने बताया था, जिसको मरे हुए 2 महीने हो गए थे, उसने कहा था मेरा दूसरा घर है, उसके बिल्कुल साथ वाला जो घर है, वहां से एक खबर आई थी। वहां एक नौजवान लड़का, जिसने बताया, जो बहुत ज्यादा डर चुका था, जिसकी तबीयत बहुत शदीद खराब हो गई थी खौफ की वजह से, उसको बुखार हो गया था। वो रात को अपने बिस्तर पर सो रहा था, जैसे अकबर के घर वाले सहन में अपनी अपनी चारपाई पर सो रहे थे, वैसे वो लड़का भी अपने बिस्तर पर सो रहा था कि उसकी आंख खुली इस अंदाज में जैसे कोई शां करके कोई चीज गुजरी हो। वो कहता है, मैं चौंक सा गया कि मेरी आंख किस वजह से खुली है। मैंने कुछ महसूस किया है, क्या ख्वाब में था या हकीकत में था, कि एक आवाज सी आई है जैसे शां करके कोई गया हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। वो इसी तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था कि चलो अब आंख खुल गई है, मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूं। उसने वैसे ही आंखें बंद की तो फिर से उसके कानों में एक आवाज सी आई, जैसे कोई तेजी से चीज गई हो, और उसने जल्दी से फिर आंखें खोल दी कि अब तो मैं जाग रहा था, गहरी नींद में नहीं था। पहली दफा गहरी नींद में था, शक पड़ गया, मे भी नींद में था, ख्वाब में था। अब तो अभी मैंने आंखें बंद ही की थी, जाग रहा था, लेकिन कोई चीज गुजरी है। ये क्या है? कोई परिंदा है रात के इस पैर, लेकिन इतना बड़ा परिंदा, ये क्या माजरा है? अभी उसने आंखें खोली ही थीं कि उसकी आंखों ने देखा एक बहुत बड़ा परिंदा, जिसका कदो कामत एक इंसान के बराबर होगा। इतना बड़ा परिंदा उसने जिंदगी में नहीं देखा था। एक इंसान के कद, यानी उसका अगर एक पर इंसान का जितना कद होता है, 5 फुट 8 इंच या 6 फुट कह लीजिए, एक पर उसका 6 फुट का था। दोनों पर मिला के यानी 12 फुट के उसके पर थे, और दरमियान में जो वो परिंदा था वो 6 फुट का था, यानी 6 फुट के उसके पर, और दरमियान में
परिंदा भी 6 फुट का काला स्याह सा परिंदा था। वो इतने तेजी से खोले हुए परों के साथ गुजरता कि उसकी आवाज आती, श करके गुजरता। और जब उसको दूसरी दफा उसकी आवाज आई तो वो फिर आंखें फाड़ फाड़ के ऊपर देख ही रहा था कि वही परिंदा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने तेजी से गुजरा, और उसके गुजरने की वजह से एक श की आवाज भी पैदा हुई। वो लरज गया, वो डर गया। उसने इतना बड़ा परिंदा नहीं देखा था। वो खौफजदा हो गया कि ये क्या चीज है, ये कौन सा परिंदा है, हमने तो कभी जिंदगी में सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। ये मैंने जिस परिंदे को देखा है, ये क्या है। वो थर थर कांप रहा था, बिस्तर पर डरा लेटा हुआ, शदीद खौफजदा था कि ये माजरा क्या है, किसी को उठाऊं, बताऊं। कि तभी उसने एक और नजारा देखा जिसकी वजह से वो शदीद डर गया और उसको सुबह बुखार हो गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने नज़ारा देखा कि इंसान के बाल, जैसे कोई इंसान हो लेकिन उसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, चेहरा बिल्कुल गायब था, लेकिन बाल बिल्कुल इस अंदाज में लगे हुए थे जैसे बाल किसी के सर पे लगते हों। जैसे किसी औरत के बालों को खुला छोड़ दिया जाए और औरत उड़ती हुई जाए तो उसके बाल पीछे की तरफ लहरा रहे होंगे। तो उसने देखा कोई वजूद नहीं है, ना टांगे हैं, ना बाजू है, ना जिस्म है, कोई वजूद नहीं है, सिर्फ एक बाल हैं और बालों की भी आगे वाली साइड से शेप इस तरह बनी है जैसे बाल सर पे गोल लगे होते हैं, उसी अंदाज में आगे से बिल्कुल गोल थे और पीछे से लंबे बाल लहरा रहे थे। ऐसे लगता था जैसे किसी इंसान के सर पे बाल लगे हों, लेकिन वो इंसान और उसके बाल तो सिर्फ वो इंसान, उसका सर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन सर पे लगे हुए बाल क्लियर नजर आ रहे हैं कि ये बाल किसी के सर पे हैं और खुले हैं और तेजी से लहरा रहे हैं। तभी उसको फिर वही आवाज सुनाई दी जो परिंदे के गुजरने पे आवाज आई थी। परिंदा तो तेजी से गुजर गया था, लेकिन इस वक्त आवाज जो आई वो तेजी से नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज थी। और आवाज क्या थी? बालों की आवाज। बाल लहरा रहे थे, किसी के सर पे लगे हुए बाल, लेकिन ना ही सर नजर आ रहा था, ना ही धड़, ना ही कोई वजूद नजर आ रहा था। उड़ते हुए बाल उसकी आंखों के सामने गए। उसके बाद वो शदीद खौफजदा हो गया। और जब सुबह ये बात अकबर उसके घर वालों को पता लगी तो वो और ज्यादा परेशान थे। अकबर को भेज के जैसे कैसे उस गांव के उस नेक इंसान को तो बुला लिया गया, और उस नेक इंसान ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो उसने कहा, नहीं, मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। मेरे पास इल्म, बहुत कम इल्म है, मैं बहुत ज्यादा इल्म वाला नहीं हूं। बस आपको इतना कह दूं, इस सर पे, इस घर पे साया मंडला रहा है, और अगर आप लोगों ने देर कर दी तो वो एक को नहीं दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा। जितनी जल्दी हो सके आपको यहां से दूर फलां जगह पे जाना है, वहां अल्लाह के वली रहते हैं, आप सीधा उनके पास ले जाइए, वो जरूर इसका हल कर देंगे। मैं चाहूं भी तो इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने दरवाजे के अंदर अभी कदम ही रखा है तो मेरा कदम जम गया है, और मुझे एक ऐसा झटका सा लगा है जिसकी वजह से मुझे पता लग गया है कि नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैंने कोशिश भी की तो नुकसान उठा लूंगा। और अंदर कमरे से अजरा की हंसने की आवाजें आना शुरू हो गई। अभी ये बातें बाहर हो ही रही थी कि अजरा हंसते हंसते कमरे के दरवाजे से बाहर आ गई और घर वालों की तरफ देखकर बोली, अंदर से आवाज किसी और औरत की थी, और वो औरत बोली, सही कह रहा है ये, इसको जाने दो, नहीं तो मेरे हाथों से ये मारा जाएगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाने दो इसे। वो इस तरह धाड़ के बोली। वो अजरा नहीं थी, जैसे अजरा के अंदर कोई और चीज आ चुकी हो। वो सारे इतना खौफजदा हो गए कि वो जो बाहर खड़ा था तेजी से हाथ हिलाता हुआ निकल गया कि भाई वाकई मैं तो मर जाऊंगा। और घर वाले भी इधर तितर बितर हो गए कि भाई छोड़ दो।
लेकिन अकबर के वाले साहब चलते हुए बाहर चले गए। पीछे से जाके उस शख्स को रोक लिया और कहा, ठीक है आप मेरे घर ना चलिए, लेकिन आपके पास इल्म तो जरूर है जिसकी वजह से आपने घर में कदम रखने से पहले ही महसूस कर लिया था। इतना बता दीजिए कि हम लेकर जाएं उस हस्ती के पास, क्या ये चली जाएगी? तो वो बोले, जितना इसके पास ताकत है इस लड़की में नहीं जो इसके साथ है, जो इसके अंदर है, वो तो आपके अंदर रुकावटें डालेगी, लेकिन बस आपने रुकना नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने हर सूरत इसको लेके जाना है। आपका काम हो जाएगा। रुकावटें बहुत आएंगी लेकिन आपने रुकना नहीं है। उधर वो लड़के के लिए भी राब्ता किया गया था, तो वो उनके घर की तरफ गए तो वहां कदम रखते ही उन्होंने कहा, हां इस घर में मैं जा सकता हूं। ये बच्चा डर गया है लेकिन यहां पे कोई साया नहीं है, किसी का गुजर हुआ है, कोई ऊपर से गुजरा है और इस बच्चे को जगा के अपना जलवा करा गया है, इसलिए इस बच्चे का मैं इलाज कर सकता हूं। उस बच्चे को उन्होंने पानी वगैरह पड़ के दिया, उस पर दम वगैरह किया। वो बच्चा जो घबराया हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो ठीक हो गया। और उधर अकबर लोगों को भी पता लग गया भी वो तो ठीक हो गया, हमारे घर में मामला इंतहाई खौफनाक है। अब क्या किया जाए? फैसला यही हुआ, गाड़ी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि वो काफी दूर थी जगह जहां पे लेके जाना था, जहां वो बता के गया था, तो हमें वहां लेके जाना है। अकबर ने सुफियान से कहा। अकबर बोला, सुफियान तुम्हारी ये बहन है, हमें हिम्मत करनी होगी, मेरी बीवी है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। क्या तुम मेरे साथ गाड़ी में चलोगे या मैं किसी और का बंदोबस्त करूं? सुफियान बोला, मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप घबराएं मत, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मुझे किसी नुकसान का डर नहीं है, मुझे अपनी बहन को हर सूरत में ठीक करना है। जब वो बुजुर्ग बता गए हैं कि ठीक हो सकती है, सिर्फ रुकावटें ही आनी हैं, परेशानी ही आनी है, मैं हर परेशानी का मुकाबला करने को तैयार हूं। अल्लाह का नाम लीजिए, हम चलेंगे। गाड़ी का बंदोबस्त हो गया। अब वो वक्त आ गया कि अजरा को बाहर गाड़ी में बिठाना था। अब अजरा नॉर्मल हो चुकी थी। एक वक्त होता था खाने के टाइम पे उसके अंदर एक साया आ जाता या क्या हो जाता, वो रोटियां खा लेती थी, लेकिन आगे पीछे वो नॉर्मल होती थी। शौहर ने जाके कहा, अजरा चलो कहीं चल रहे हैं, तुम हो, मैं हूं, सुफियान है, अपने बाप का नाम लिया, वो भी हैं, चलो किसी के घर जाना है, उन्होंने बुलाया है। अजरा बोली, हाँ ठीक है, रुके मैं जरा तैयार हो जाऊं। अजरा तैयार हो गई, ऐसे जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो। जैसे ही वो बाहर गाड़ी की तरफ घर से निकलने लगी, एकदम से उसने चारों को देखा और बोली, अच्छा तुम मुझे बहाने से यहां से लेकर जा रहे हो, ना मैं यहां से जाऊंगी ना इसके वजूद को यहां से जाने दूंगी। तुम कोशिश भी कर लो, मैं नहीं जाने दूंगी। अब अजरा नहीं बोली थी, अजरा तो तैयार होकर आई थी। अजरा जैसे ही बाहर निकलने लगी थी, कोई और बोल पड़ा था कि ना 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 ना, तुम चक्कर दे रहे हो। वो शायद उसके वजूद के अंदर नहीं थी, लेकिन फौरन उसके वजूद के अंदर आ गई थी। सुफियान जो पहले ही फैसला कर चुका था, वो एक नौजवान लड़का जिसके अंदर खौफ था, इस वक्त मरने तक को तैयार हो चुका था कि बहन के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं हटूंगा नहीं। अपनी बहन की आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे पता है मैं इस वक्त अपनी बहन से नहीं किसी और से मुखातिब हूं। सबसे बड़ा रब का कलाम है, तूने मारना है ना, मुझे मार, मैं अपनी बहन को बचा के रहूंगा और मैं हटने वाला नहीं हूं। आगे बढ़ा और वो अपनी बहन को इस तरीके लिपट गया जैसे उसको पकड़ना चाह रहा हो, और उसने अपनी बहन को पकड़ लिया और वो उसके अंदर मचलना शुरू हो गई। उसने धक्का दिया, अकबर सुफियान दूर जा गिरा। लेकिन सुफियान को इतना महसूस हो गया कि उसके अंदर जिसकी भी ताकत है, उसने एक जोरदार धक्का मुझे दिया है, मैं उड़ता हुआ दूर जा गिरा हूं, लेकिन अगर मैं नहीं, मेरे साथ दो बंदे और हो जाएं तो इसका मुकाबला किया जा सकता है। वो फिर से हिम्मत करके उठा और फिर से लिपट गया, ऐसे काबू करने के लिए कि बहन को काबू कर सके। अकबर जो पास खड़ा था उसको भी हिम्मत आ गई कि अगर ये अकेला लड़ रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं। वो भी आगे बढ़ा और लिपट गया उसको पकड़ने के लिए, और बाप को आवाज दी, अब्बा इसके पांव पकड़।
उन्होंने इस अंदाज में दोनों ने दबोच लिया उसके वजूद को कि उनको मुश्किल आ रही थी। जब बाप भी आगे बढ़ाए, गांव का खुराक खाया हुआ बुजुर्ग, लेकिन वो एक ताकतवर जिस्म का मालिक था, बेशक बुजुर्ग था, उसने भी पाँव को पकड़ लिया तो वो उन तीनों के कंट्रोल में थी। हाँ, उसकी ताकत बेइंतहा थी, वो मचल रही थी, बेइंतहा ताकत में थी, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। कितनी मुश्किलों से जैसे कैसे करके उन्होंने उसको गाड़ी में डाल दिया। वो धमकियां दे रही थी, वो उसके अंदर से जो कोई और औरत बोल रही थी, वो गलीज गालियां दे रही थी, बुरा भला कह रही थी, मैं मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी, तुम मेरी ताकत को नहीं जानते, ऐसा मत करो, मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रही हूं, मैं जान के तुम्हें कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ भी कर सकती हूं। वो बहुत से बहुत कहती जा रही थी, लेकिन सुफियान और अकबर तैयारी कर चुके थे कि वो किसी सूरत उसको छोड़ने वाले नहीं। जब उसको पीछे डाल दिया गया, अकबर और सुफियान ने उसको काबू करके रखा, वालिद और एक और ड्राइवर आगे बैठ गए, गाड़ी को चला दिया गया। अब वो गाड़ी के अंदर चीखो पुकार कर रही थी। गाड़ी चल तो रही थी, लेकिन अंदाज बताता था कि वो पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि गाड़ी चलती थी, थोड़ी देर के बाद गाड़ी झटके लेने लगती थी। ऐसे लगता था जैसे गाड़ी बंद हो जाएगी। ड्राइवर को भी समझा दिया गया था कि गाड़ी को रोकना नहीं है। चलते 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 एक जगह पे आखिर गाड़ी झटके लेते लेते बंद हो गई। अब वो पीछे कहका लगा रही थी इस अंदाज में जैसे कह रही हो कि बस अभी तो थोड़ा ही फासला किया है, अभी तो थोड़ा ही फासला तय किया है, इतनी जल्दी। गाड़ी बंद हो गई। ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, सलफ लगा रहा है, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, पेट्रोल मौजूद है, ये वो। निकल के बाहर गया, उसने इंजन का ढक्कन खोला, इधर उधर देखा, सब देख लिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कि उसी वक्त वही बुजुर्ग, वही अल्लाह का नेक बंदा जो कह के गया था मेरी ताकत से बाहर है और घर के दरवाजे से ही चला गया, वो पता नहीं कहां से नाज़िल हुआ, सीधा गाड़ी के पास आया और कहा तुम इस घर से निकाल के ले आए हो तो समझो कामयाब हो गए। क्योंकि वो घर ही उसका बसेरा था और उस घर के अंदर ही उसकी सारी ताकत शक्ति फैली हुई थी। अब बहुत आसान है, घबराओ मत, मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूं। इसने अपने जादू से गाड़ी को बंद किया है, अपनी ताकत से गाड़ी को बंद किया है। अब नहीं, घर से निकल आए हो, इतना दूर आगे हो, इसका जादू कमज़ोर होता जाएगा। जितना घर से दूर होते जाओगे उतना इसकी ताकत कमज़ोर होती जाएगी। ये जो तुम घर से इतना दूर आ गए हो, इसकी ताकत भी कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए इसने गाड़ी को बंद किया है। घबराओ मत, अब तुम गाड़ी भगाओ, सलफ लगाओ। उसने कुछ पढ़ा और फूंक मारी और कहा सलफ लगाओ। ड्राइवर ने सलफ लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। कहा गाड़ी भगाओ, और हाँ, रास्ते में एक दरबार आएगा, उस दरबार पे भी रुक के हाजिरी दे देना, वहीं का पानी ले लेना, वहीं का पानी इसके मुंह के ऊपर भी छींटे मार देना और गाड़ी के ऊपर भी फेंक देना, लेकिन उस पानी के ऊपर ये वाली कुरानी आयात जरूर पढ़ लेना। जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। फिर गाड़ी झटके ले रही है लेकिन बंद नहीं हो रही। जैसे कैसे गाड़ी का कभी जोर लगाना पड़ रहा है। ड्राइवर बेचारा परेशान है कि गाड़ी को जोर लगाता है, ऐसे जैसे किसी ने गाड़ी को पीछे से थामा हुआ हो, जैसे किसी ने गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया हो, इस अंदाज में कि गाड़ी आगे ना जा सके। लेकिन गाड़ी को चलाते जैसे कैसे करते करते वो दरबार तक पहुँच गए। भाग के सुफियान गया, वहाँ से पानी ले आया, उसके ऊपर कुरान की आयात पढ़ी जिस तरह कहा गया था, गाड़ी के ऊपर छींटे मारे। जैसे ही अजरा पे छींटे मारे गए, वो ऐसे चीखना शुरू हो गई जैसे शदीद तकलीफ में आ गई हो, और वो पानी ना हो उसके लिए आग हो, और वो अपने मुंह पे और अपने चेहरे पे इस तरह हाथ कर ले और कहे मत फेंको, मेरे ऊपर मत फेंको। लेकिन वो आवाज़ अजरा की तो आवाज़ नहीं थी, वो तो किसी और की आवाज़ थी। उन्होंने पानी ना सिर्फ उसको फेंका बल्कि वो पानी हाथ में भी रख लिया। इतना समझ गए अब हमारे पास पानी आ गया है। जब उन्होंने गाड़ी के इर्द गिर्द पानी फेंका तो बाकायदा ऐसी आवाज़ आई जैसे आग कहीं लगी हो और आग के ऊपर आप पानी फेंकें या कोयले जल रहे हों। जलते हुए कोयलों पे जब आप पानी फेंकते हैं तो एक बुझने की सी आवाज़ आती है। कोयले जलते हुए दहकते हुए आग के कोयले जब बुझते हैं, शर्र शर्र की एक आवाज़ आती है कि पानी गिरा है और कोयले बुझ रहे हैं और धुआं निकलता है। ऐसी जब आवाज़ गाड़ी पे वो पानी फेंक रहा था सुफियान, तो ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे दहकते हुए कोयलों पे वो पानी फेंक रहा हो और कोयले बुझ रहे हों। जब गाड़ी पे भी पानी फेंका जा चुका, उसको भी पानी फेंका जा चुका, उसके बाद जब उन्होंने गाड़ी को चलाया तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई, जैसे वो जितना भी गाड़ी के इर्द गिर्द जादू था वो जा चुका था। गाड़ी चलते चलते उस जगह तक पहुंच गई जो उनकी मतूबा जगह थी। अभी वो गाड़ी से उतरे भी ना थे कि एक मुरीद पहले ही उनका मुंतजिर था।
गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया तो उसने कहा, आपके ही मुंतज़िर हैं, उनको पता चल चुका है पीर साहब को कि आप आ रहे हैं, घबराइए मत, आइए, अब इसकी ताकत यहां काम नहीं करेगी, आ जाइए। अज़रा इस तरह हो गई थी जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गई हो, डरी सहमी सी। उसको अकबर ने उठाया, आओ बाहर आओ, तो वो आराम से बाहर उठ गई, लेकिन डरी सहमी सी। उसको लेकर वो अंदर गए। पीर साहब अपनी जगह पर बैठे हुए थे। इन्होंने जाकर सलाम किया, उन्होंने आंखें खोल दी और कहा, वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाइए। उनको बिठा दिया गया, अज़रा को सामने बिठा दिया गया और कहा, अच्छा तो ये बात है। अपने मुरीदों से इशारा किया। उन्होंने एक सफ़ेद मट्टी सी थी, जिस तरह सफ़ेद चाक सा होता है, उन्होंने उन सारों के इर्द गिर्द फेंक दी जैसे दायरा कड़ा लगाया हो। और उसके बाद पीर साहब ने पानी मंगवाया और एक जग मंगवा के, एक बड़ा सा छुर्रा टाइप मंगवा के उस जग के अंदर रख दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते रहे, पानी के ऊपर दम करते रहे। एक बड़ा खंजर टाइप पानी के जग के अंदर खंजर रखा हुआ है और वो पढ़ते जा रहे हैं। और जब वो पढ़ चुके तो थोड़ी देर के बाद सामने बैठी हुई अज़रा का वजूद झूमना शुरू हो गया। झूमते झूमते बाकायदा उसके अंदर हाजिरी हो गई। और जब हाजिरी हो गई तो पीर साहब बोले, तेरी इतनी जुर्रत कि तूने हाजिर होने में इतनी देर लगाई और तूने इस मासूम को इतना तकलीफ पहुंचाई है। मैं तेरा पूरा बंदोबस्त करके बैठा हूं, तेरा ऐसा बंदोबस्त कि आज के बाद तू कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगी। तो उसी वक्त अज़रा के मुंह से एक जुमला निकला, मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करती हूं, मैं आज के बाद कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। वो अज़रा नहीं थी, ये वही आवाज थी जो पहले धमकियां देती थी, ये वही आवाज थी जो पहले अज़रा के वजूद के अंदर से सुन चुके थे। तो पीर साहब बोले, इतनी जल्दी? ना कोई धमकी, ना कोई मुकाबले की बात, ना कुछ, और इतना जल्दी तू राह रास्त पे आ गई? नहीं, तेरा आज मैं बंदोबस्त करूंगा और आज तेरे साथ वो करूंगा तू सारी जिंदगी याद रखेगी। तभी उसने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उसने कहा, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। मुझे उस दरबार पे ही आपकी ताकत का अंदाजा हो गया था। उस पानी को आपने ही ताकतवर बनाया था, मैं उसी वक्त ही समझ गई थी। और आपने मेरे साथ जितने भी मौजूद थे जो मेरा हेल्प कर रहे थे, आपने उनको भी मार दिया, उस पानी ने उनको भी मार दिया, वो सब जल गए हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो पीर साहब ने उस पानी के अंदर जो खंजर रखा हुआ था उसको बाहर निकाला और कहा, यह है तेरा इलाज। वो बाकायदा रोना गिड़गिड़ाना शुरू हो गई और उसने कहा, आप जो हुक्म करेंगे मैं सारी ज़िंदगी वो करने को तैयार हूँ। आप मुझे जो कसम देंगे, जो कहेंगे, मैं वो करने को तैयार हूँ। और वो इस तरह रो रही थी, इस तरह रो रही थी कि जैसे पीर साहब को भी तरस आ गया। और ने कहा, ठीक है, बोल मेरे साथ और खा इस कसम को। पीर साहब बोलते गए, वो साथ साथ बोलती गई। पीर साहब बोलते गए, वो साथ साथ बोलती गई। वो तमाम कस्में जब वो खा चुकी तो कहा, ठीक है, अब इसके वजूद को छोड़ और वहीं से चली जा जिस कबीले से तू आई है, और दोबारा कभी भी इंसानों के करीब ना आई। उसको उन्होंने भेज दिया। और वो वजूद जो झटके ले रहा था, वो वजूद जिसके अंदर वो मौजूद थी, उस वजूद से जैसे ही निकली तो पहले ही वो इशारा कर चुके थे अकबर को कि आप इसके वजूद को थाम लीजिएगा, ये बेहोश होकर पीछे की तरफ गिरेगी, इसका सर लगेगा नीचे जाके। तो अकबर ने पीछे से उसको थाम लिया, वो बेहोश हो चुकी थी। उसको आराम से जमीन पे लिटा दिया गया। पीर साहब बोले, थोड़ी देर के बाद ये होश में आ जाएगी, आप परेशान ना हो। और उसके बाद उन्होंने बताया, ये एक जिन्नी थी, जिन्नात के कबीले में से। इसकी इन्हीं हरकतों शरारतों की वजह से जिन्नात ने इसको कबीले से निकाल दिया था। अब ये मुख्तलिफ जगहों से भटक रही थी। इससे पहले भी इसने एक और वजूद को अपने कब्जे में लिया था, और जिस अल्लाह की नेक बुजुर्ग हस्ती ने इसको निकाला था तो इसको माफ कर दिया था, लेकिन ये बाज नहीं आई। और आज जो मैंने अमल किया है, आपने जो वो पानी पड़ के गाड़ी पे डाला था और पानी पड़ के जो इसके ऊपर डाला था, वही पानी से ही इसको मेरी ताकत का पता लग गया था। और उसको समझ लग गई थी कि इसकी पानी नहीं है, इसकी मौत है,
ये जान चुकी थी और ये सही कह रही थी। ये अकेली नहीं थी, उसने कुछ अपने चेले भी बना लिए थे जो गाड़ी के इर्द गिर्द थे, जो गाड़ियों को रोक रहे थे, जो गाड़ी को पीछे से खींचते थे, गाड़ी को झटके देने पे मजबूर करते थे। जब पानी फेंका गया तो वो जो एक जलते हुए कोयले पे पानी फेंका जाए और आवाज़ आती है, इस तरह की जो आपको आवाज़ सुनाई दी थी, वो उन चेलों की थी जो वो जल रहे थे इस पानी से। तो ये जान गई थी। बाकी रास्ता ये चुप क्यों बैठी रही? इसलिए कि अब अगर मैं फड़फड़ाई तो वो समझ गई थी माफ़ी नहीं मिलेगी, इसलिए उसने हाजिर होते ही रोना शुरू कर दिया और माफ़ी मांगना शुरू कर दी। और जितनी वो कस्में खा रही थी, जान गई थी कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये खंजर उसको मार देता। इसलिए मेरा अल्लाह भी यही कहता है, अगर कोई दिल से माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर दो। क्योंकि आप लोगों ने सुना है, उसने ये भी कहा है कि जो मैंने अपने कबीले के साथ गलती की है, जिसकी बुनियाद पर मुझे कबीले से निकाला गया है, मैं उस गलती को भी ठीक करूंगी और अपने आप को सुधारूंगी। और मुझे उम्मीद है अब ये नहीं करेगी, क्योंकि आप नहीं जानते, यहां आने से पहले उसने मेरी ताकत को देख लिया है। अब ऐसा नहीं है कि वो यहां से चली गई है, अब वो मेरी नज़रों का शिकार रहेगी, मेरी नज़रों में रहेगी, मेरी इल्म की रोशनी में मैं उसको देखता रहूंगा। जहां जरा सी भी उसने गलती की वो मार दी जाएगी। और ये वो भी जान चुकी है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है वो फिर से हरकत नहीं करेगी। ये उस रात जब ये बच्ची उस घर में सोई हुई थी, तो इसका जरूरी नहीं इस बच्ची पे ही ध्यान जाना था, ये किसी के साथ भी ऐसा कर सकती थी। लेकिन खुदा की तरफ से करना यह हुआ, आप लोग मेहमान होके गए हुए थे, उस घर में से सबसे हसीन इसको यही नजर आई। इसने हुस्न की वजह से नहीं, ये उसको खड़ी देख ही रही थी, ये कितनी खूबसूरत है। क्योंकि ये जो जिन्नियाँ होती हैं इंसान के रूप में भी हों तो ये अंधेरे में भी क्लियर देख लेती हैं। उसने अंधेरे में भी देख लिया था कि ये जाग रही है, अपनी आंखें बंद करने का ड्रामा कर रही है, लेकिन इसने हल्की आंखें खोल रखी हैं, इसलिए वो चलती हुई इसके करीब आ गई थी। इसने आंखें खौफ की वजह से बंद कर ली, वो इसके सर पे खड़ी होकर इसको कुछ देर देखती रही और फिर से ऊपर चली गई और बस वहीं से इसके साथ अटैच हो गई। और फिर जो कुछ भी हुआ आप देखते रहे। उसके बाद पीर साहब ने वो सारा बता दिया, कैसे सुबह के टाइम जब उसने वो देखा था दरख्तों के पास तो वो यही थी, लड़कियों से पूछने पे ये गायब हो गई थी, बस के पीछे भी भागती हुई यही आई थी, कुत्ते को भी इसी ने मारा है, और जो बुढ़िया के रूप अपना के आई थी, जो मरी हुई बुढ़िया थी, वो यही थी। ये शरारतें कर रही थी, तंग करना शुरू हो गई थी। और वहां जो बच्चा डरा था परिंदा बन के और बाल नजर आए थे, वो भी यही थी, सब कुछ यही कर रही थी, शरारतें कर रही थी। अब मजा लेना शुरू हो गई थी कि यहाँ पे तो कोई ऐसी हस्ती नहीं है। एक बुजुर्ग आए जिसको वो जान गई थी कि मैं इतनी ताकतवर हूं, मेरा कुछ नहीं कर सकते, वो भी घर के दरवाजे से बाहर चले गए ये कह के कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये भूल गई थी कि अल्लाह ताला ने बंदोबस्त जरूर किया होता है। वो बुजुर्ग इसलिए आप लोगों को मेरा कह गए थे। उन्होंने वहां पे बेइंतहा शुक्रिया अदा किया और उसके बाद अजरा को वापस लेकर आ गए। सुफियान कहते हैं हम कुछ दिन वहां पे रहे, लेकिन हमारी बहन बिल्कुल ठीक रही, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम भी वापस आ गए। उस वक्त तो मैं जवान था, शादी भी नहीं हुई थी, अब मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, मैं खुद भी बूढ़ा हो चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जिंदगी में बहन के साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब वो खुद बूढ़ी हो चुकी, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो इसलिए लोकेशन, घर, चीज़ें बताते हुए अच्छा नहीं लगता। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन ये सच्ची कहानी आपके हवाले की है ताकि आप लोगों को सुना सकें कि उस बला ने हमारी ज़िंदगी में कितना वो रातें थीं जो हमने तकलीफ़ में गुजारी थी। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।